वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 30 मार्च 2022 और 30 मार्च 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, 2022 में आयोजित होने वाले बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से इस श्रृंखला के सारे वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। यह प्रश्न था कि हाल ही में प्रस्तावित वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी। इसकी डिटेल जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था। कुल मिलाकर 5 जिलों से ये गुजरेगी। अब ये 5 जिले कौन कौन से हैं ये जानने के लिए आप पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो हमारा बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ लॉन्च हुआ है, आप यहाँ पर इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ इसका पीडीएफ के अतिरिक्त इसका बुक जो है ये मार्केट में उपलब्ध है और इस बुक को अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी आप बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि 14 मार्च 2021 को टेलीग्राम पर एक पेड ग्रुप स्टार्ट किया गया था जो कि 67वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए था। उसकी जो वैलिडिटी थी ये 31 दिसंबर 2021 रखी गई थी, लेकिन एग्जाम को देखते हुए इसमें बढ़ोतरी किया गया था, मतलब इसकी अवधि को बढ़ाया गया था। तो ये बढ़ाकर 31 मार्च 2022 किया गया था। हालांकि कुछ मटेरियल जो कि पेड ग्रुप में आपको सेंड किया जाना था वो अभी कुछ अभी कार्य बाकी है, वो आपको वहीं पे मिल जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है। लेकिन जो अलग से मटेरियल तैयार होंगे वो वहां पर आपको नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, अब 31 मार्च 2022 के बाद जितने भी हमारे सारे मटेरियल होंगे वो आपको ध्यान रखना केवल और केवल बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा। पीडीएफ फॉर्मेट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। बुक फॉर्मेट जो जितने भी होते हैं वो आपको मार्केट में मिलेंगे, लेकिन हमारे जो जितने भी ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होते हैं जो भी कर सकते हैं, बीपीएससी मेकर का जो पेड पीडीएफ होता है, नोट्स होता है, वो आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिलेगा। तो बीपीएससी मेकर ऐप के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको कई बार बताया है, इसे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसे इस्तेमाल करना है, ये कंप्लीट जानकारी ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। हालांकि यहाँ पर 67 में बीपीएससी सीडीपीओ आदि एग्जाम जो कि खास करके अभी हाल ही के दिनों में आयोजित होंगे, ऐसे परीक्षाओं के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है, यहाँ पर आप इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आंकलन कर सकते हैं कि आगामी एग्जाम में आपकी कर सकते हैं परफॉर्मेंस किस तरह होगी। ये आप यहाँ से खुद से अपना कर सकते हैं, आंकलन कर सकते हैं। तो इसे जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर इसकी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के अंत में दिया जाएगा। अब चलते हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के उदय प्रताप को बिहार दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। वे बिहार के किस जिले से संबंधित है। बिहार के उदय प्रताप को बिहार दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया और बिहार के किस जिले से भी संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बक्सर से संबंधित है। आपको ध्यान रखना भी हाल ही में 22 मार्च को बिहार का कह सकते हैं 110वां कह सकते हैं स्थापना दिवस मनाया गया। इसी अवसर पर ये उत्कृष्टता सम्मान से सम्मानित हुए हैं बिहार के उदय प्रताप, जो कि बक्सर के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार दिवस के अवसर पर पटना में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान की प्रथम वर्षगांठ रविंद्र भवन में मनाई गई और इस अवसर पर विकास वैभव ने बक्सर जिला के समन्वयक उदय प्रताप को उत्कृष्टता सम्मान 2022 से सम्मानित किया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चर्चा हमने की है बक्सर जिला की, तो बक्सर जिला के बारे में एक पॉइंट है आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिहार के क्षेत्र में जो गंगा नदी प्रवेश करती है, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आपको ध्यान रखना है बिहार के क्षेत्र में जो गंगा नदी प्रवेश करती है, बक्सर में एक स्थान है चौसा, वहीं से बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें गंगा नदी बिहार को किस जिले में छोड़ती है, तो आपको ध्यान रखना कटिहार में कह सकते हैं गंगा नदी बिहार को छोड़ देती है। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के 7 वर्षीय बच्चा नलिनाक्ष का चयन यूएस किड्स जूनियर गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के लिए हुआ है। वह बिहार के किस जिले से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में बिहार के भागलपुर जिले के 7 वर्षीय बच्चा नलिनाक्ष का यूएस किड्स जूनियर गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के लिए चयन हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है। और वह 4 अगस्त 2022 को होने वाले यूएस किड्स जूनियर गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। आप यहाँ पर इनको नलिनाक्ष को आप इस इमेज में देख सकते हैं। इससे संबंधित एक पॉइंट यह है कि नलिनाक्ष पिछले 2 साल से गोल्फ खेल रहा है और अंडर 19 वर्ग में 1 दर्जन से अधिक प्रतियोगिता जीत चुका है और वह अपने वर्ग में नेशनल चैंपियन भी रहा है। तो इतनी सारी जुड़ी हुई जानकारी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब चूंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं भागलपुर की, क्योंकि ये भागलपुर का रहने वाला है, तो भागलपुर के बारे में मैंने आपको पॉइंट बताया था कि बिहार में 9 प्रमंडल है, यानी कि बिहार को 9 प्रमंडलों में या फिर 9 डिवीजनों में विभाजित किया गया है। और यहाँ से आपको ध्यान रखना कि सबसे छोटा प्रमंडल जो ये है भागलपुर, और भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 2 जिले, ये है भागलपुर और बांका। आई होप कि आप इसे याद रखेंगे। और दूसरा पक्षी महोत्सव करलब का जो आयोजन
होना ये भागलपुर में ही आयोजित होना, जबकि पहला जो आयोजित हुआ था ये कह सकते हैं जमुई के नागिन नकटी में हुआ था। जो बिहार में पक्षी महोत्सव मनाया जाता है ये करलव नाम से मनाया जाता है और ये पहला आयोजन हुआ था कहाँ पर, जमुई के नागिन नकटी में। और अगर बात करें जमुई की तो जमुई में ही कह सकते हैं भारत का 44% स्वर्ण खदान होने की भी पुष्टि हाल ही में की गई थी। इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। अब चलेंगे अगले हम यहाँ पर तीसरे प्रश्न पे। तो यहाँ पे अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बख्तियारपुर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करते समय हमला हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा पंडित शीलभद्र। आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर के गंगा नदी किनारे महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित शीलभद्र की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करने बख्तियारपुर पटना पहुंचे थे और पुष्पांजलि अर्पित करने के दौरान पीछे से एक युवक दौड़ता हुआ आया और सीएम नीतीश कुमार पर पीछे से हमला कर दिया। हालांकि मामले की जांच हो रही है। देखिए यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है, हालांकि यह प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने इस प्रश्न को यहाँ पर इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पर महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित शीलभद्र की चर्चा हुई थी, तो इस वजह से हमने यहाँ पर लिखा। इस प्रश्न से बस आपको इतना याद रखना है कि पंडित शीलभद्र की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करने समय करते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला हुआ था। बस ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, जो कि बख्तियारपुर पटना में स्थापित है। अब यहाँ पे हम चलेंगे अगले चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। जो घोषणाएं होती है ऐसे में प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में बनते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 अक्टूबर का दिन निर्धारित किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के लिए। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है। हमने यहाँ पे लिखा कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया गया है और यह इस वर्ष से शुरू होकर प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, यानी कि ये वार्षिक कह सकते हैं दिवस होगा, प्रत्येक वर्ष आयोजित होगा। यहाँ पे हमने ये लिखा कि यह निर्णय नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी कि NBWL की अस्थायी समिति द्वारा लिया गया, यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ द्वारा ये निर्णय अभी हाल ही में लिया गया है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य डॉल्फिन संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना विश्वविद्यालय के 2 एकड़ परिसर में 30.52 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। ये बिहार नहीं, भारत नहीं, बल्कि पूरी एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, जो कि आपको ध्यान रखना है कि पटना विश्वविद्यालय के केंद्र में या फिर पटना विश्वविद्यालय के कैंपस में 2 एकड़ परिसर में कह सकते हैं लगभग 30 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। ये जानकारी आपको ध्यान रखना, आई होप कि आप इसे याद रखेंगे। और यहाँ पर डेली बेसिस पर नोट प्राप्त करने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप सारी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और जो लोग नोट तैयार कर सकते हैं तो नोट करके भी आप यहाँ से अपनी तैयारी को बरकरार रख सकते हैं। सुविधा आपके हाथ में है, दोनों ऑप्शन है, जैसे भी आपको लगे आप अपनी सुविधा के अनुसार नोट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। यह सूचकांक अभी हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। लगातार दूसरे वर्ष गुजरात इस सूचकांक में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। ये दूसरी बार है जब यहाँ पर कह सकते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में गुजरात को प्रथम स्थान मिला है। वहीं पे दूसरे और तीसरे स्थान की अगर बात करें तो महाराष्ट्र ने दूसरा और कर्नाटक ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है इस सूचकांक में। इस सूचकांक की बात करें तो इस सूचकांक का उद्देश्य निर्यात को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी तैयारी का जायजा लेने में मदद करना और वहां जहां कहीं भी संभव हो सुधार के लिए उपाय करना ही इसका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ ये सूचकांक को जारी किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए गुजरात इस मामले में प्रथम स्थान पर है, तो गुजरात के बारे में हमने एक पॉइंट को ऐड किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट ये है कि गुजरात में हाल ही में गुजरात में नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया गया है। ये भी जानकारी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नदी उत्सव जो कह सकते हैं एक योजना है या फिर कह सकते हैं एक कार्यक्रम है, ये गुजरात सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 6ठा प्रश्न। ये 6ठा प्रश्न है कि हाल ही में 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है। तो 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन अभी हाल ही में स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया। आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपको बता दूं कि दिल्ली के लाल किले में 25 मार्च से भारत के इतिहास, कला, विरासत, संस्कृति और व्यंजनों को प्रदर्शित करने वाला 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत जो भी हाल ही में हुई है या फिर कह सकते हैं इसका जो उद्घाटन किया गया ये स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया। यहाँ पर आगे लिखा गया यह महोत्सव भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे अमृत महोत्सव का हिस्सा है, जिसे कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर जश्न के रूप में मनाया जा रहा है। हालांकि ऐसी जानकारी हमने आपको कई बार दिया है कि भारत इस वर्ष यानी कह सकते हैं इस वर्ष 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। चूंकि यहाँ पर इस तरह से बेसिकली कहना ज्यादा उचित होगा कि
पिछले वर्ष यानी कह सकते हैं नवंबर 2021 को भारत ने अपनी आज़ादी का 75 वर्ष पूरा किया और ऐसे में कह सकते हैं आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को मतलब अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। तो इसी कड़ी में यहाँ पे कह सकते हैं ये भी उद्घाटन किया गया, जो कि आपको ध्यान रखना है 10 दिवसीय महोत्सव भारत विभाग के विधाता का उद्घाटन भी हाल हुआ। इसी के तहत मतलब ये सारी कार्य हुआ है। यहाँ पर उसी चीज को आगे में डिफाइन करके लिखा गया कि भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया और यह कार्यक्रम 25 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक चलेगा। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बेंगलुरु में किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और यहीं पर कह सकते हैं इसका उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बेंगलुरु में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है और इस बार में यहाँ पे आगे लिखा गया कि जिससे कि वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने और पोषित करने के लिए 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी कह सकते हैं प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ स्थापित किया गया। यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई है, इसका जो उद्घाटन हुआ है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा। यहाँ पर शक्तिकांत दास के बारे में कुछ पॉइंट लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। शक्तिकांत दास ने 10 दिसंबर 2018 को रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में पदभार संभाला था और उन्होंने उर्जित पटेल की जगह लिया था। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखें, चूंकि यहाँ पे बात रही है आरबीआई की। हालांकि आरबीआई के बारे में कई बार मैंने आपको चीजें विस्तार से बताया। अब यहाँ पर हम इसे आज स्किप कर रहे हैं, चलते हैं 8वें प्रश्न पे। ये 8वां प्रश्न है कि हाल ही में बांग्लादेश ने अपना 51वां स्थापना दिवस कब मनाया है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि बांग्लादेश प्रत्येक वर्ष जो अपना स्थापना दिवस मनाता है ये 26 मार्च को सेलिब्रेट करता है। यानी कि 26 मार्च 2022 को इस वर्ष 51वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में, या फिर कह सकते हैं 51वां स्वतंत्रता दिवस इस वर्ष मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश 26 मार्च 2022 को अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया है। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना था और साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी हमने ऐड किया है, ये कई बार हमने देखा एग्जाम में पूछा गया है कि बांग्लादेश के संस्थापक होने के नाते शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। कई बार यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं कि बांग्लादेश का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना, शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का संस्थापक होने के साथ साथ इसे बांग्लादेश का जनक भी कहा जाता है। वर्तमान समय में बांग्लादेश के राष्ट्रपति की अगर बात है तो एम अब्दुल्ला हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और एक पॉइंट ये भी है कि भारत और बांग्लादेश 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखेंगे, 6 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट होगा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हेमंत बिश्वा शर्मा को भी हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दें कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा को 25 मार्च 2022 को 4 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया। आपको ध्यान रखना है ये असम के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें भी हाल ही में कह सकते हैं इसे बैडमिंटन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो कि यहाँ पर आप इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट हमारा यह कि हेमंत बिश्वा शर्मा बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कार्यकारी परिषद के सदस्य भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कोच संजय मिश्रा भारतीय बैडमिंटन संघ के नए महासचिव बने हैं, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना। भी हाल ही में कह सकते हैं पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कोच संजय मिश्रा को भारतीय बैडमिंटन संघ का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट होगा हमारा 10वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव किसान बंधन का उद्घाटन किया गया। इसका राइट आंसर है जी किशन रेड्डी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय पूर्वोत्तर उत्सव किसान मंथन का उद्घाटन किया है। ये आप ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जी किशन रेड्डी। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें पहले दिन यानी कि ये जो 3 दिवसीय कह सकते हैं एक उद्घाटन किया गया था 3 दिवसीय कार्यक्रम का, तो इसमें पहले दिन सिक्किम के सोफियम बैंड ने प्रदर्शन किया और दूसरे दिन अरुणाचल प्रदेश के करपाक करदांग और तीसरे दिन नागालैंड के टेटेसियो सिस्टर्स बैंड ने अपना प्रदर्शन दिखाया। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था। अब यहाँ पे देखिए हमने अगले पॉइंट में एक पॉइंट को ऐड किया, जो कि हालांकि इसकी जानकारी आपको कल दिया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है हाल ही में ज्योति आदित्य राव सिंधिया ने भारत में 2025 तक 220 नए हवाई अड्डों का निर्माण का लक्ष्य रखा है। ये डिटेल जानकारी हमने आपको कल ही दे दिया था। अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा संडे स्ट्रीट पहल की शुरुआत की गई। अभी हाल ही में मुंबई पुलिस के द्वारा संडे स्ट्रीट पहल की शुरुआत की गई है। आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस ने हाल ही में संडे स्ट्रीट पहल का शुभारंभ किया है और इसमें क्या कार्य होंगे, कैसे ये कार्य करेगा, ये कैसी मतलब पहल है, आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं। तो इसमें रविवार की सुबह मुंबई की कई सड़कें 4 घंटे तक के लिए कह सकते हैं यातायात के लिए बंद रहेगी और इस पहल का उद्देश्य मुंबई के लोगों को अपने परिजनों के साथ अपने घरों से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। इसी पहल को देखते हुए भी मतलब कह सकते हैं मुंबई पुलिस के द्वारा ये घोषणा किया गया है। नेक्स्ट होगा हमारा 12वां प्रश्न।
यह प्रश्न केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी से अब तक कितने करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। यह नवीनतम डेटा अभी हाल ही में जारी हुआ था और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 19,111.20 करोड़ की राशि जब्त की जा चुकी है। इसकी जानकारी यहाँ पे हमने ये लिखा है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में जारी जानकारी के अनुसार विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से अब तक 19,111.20 करोड़ रुपए की राशि जब्त की जा चुकी है। तो ये आप यहाँ से जानेंगे नवीनतम जो आंकड़ा है जो कि राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया, उस आधार पर यहाँ पर इस आंकड़े को लिखा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जनवरी माह से संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं बिहार के संबंधित और साथ साथ फरवरी महीने से भी, यानी कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर जो जनवरी और फरवरी दोनों महीने से रिलेटेड है और इसे वन लाइनर फॉर्मेट में चैनल पर अपलोड किया गया। ये आपके रिवीजन पर्पज से आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। आप इस वीडियो को चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो आज के इस वीडियो का प्रश्न है ये है कि हाल ही में बिहार दिवस पर किस व्यक्ति को कर्म कौशल सम्मान से सम्मानित किया गया। हालांकि इसकी डिटेल जानकारी हमने दिया था, आपको बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, जो जानकारी मैं आपको थोड़ी देर पहले दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, आपको ध्यान रखना यहाँ पर 67वीं बीपीएससी सीडीपीओ आदि एग्जाम के लिए आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। यहाँ से आपकी तैयारी का आकलन होगा कि आप ये जान पाएंगे आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से आप कितने प्रिपेयर हैं। और यहाँ पर ये जाने कि 68वीं के बारे में जो लोग अभी से सोच रहे हैं तो ये ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी में अगर ऐप को ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप लेने के बाद यहाँ पर तमाम मटेरियल को आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये 67वीं वाला ये अपडेट होगा 68वीं के लिए, तो अगर आपसे ज्वाइन करते हैं, अभी ऑफर है, तो ऑफर के दौरान अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली है। 68वीं के लिए यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल आपको नया देखने को मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। यहाँ पे करंट अफेयर्स की अगर बात करें, इस कोर्स को अगर आप परचेज करते हैं तो करंट अफेयर्स यहाँ पर लगभग आपको 15 महीने का मिलेगा, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।